हेलो स्टूडेंट। आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लेसन का। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये दोनों में क्या डिफरेंस था, वह यूरोप में वह कौन सी घटनाएं हुई जो लोग नेशनलिज्म को छोड़ करके इंपीरियलिज्म पे जोर देने लगे। आखिर इंपीरियलिज्म वह कौन सी शब्द थी जिसके पीछे नेशनलिज्म की हर भावना को, हर विचार को तोड़ करके लोग इंपीरियलिज्म पे आने लगे। वो क्या था कि यूरोप के जो लोग थे, तो यूरोप के लोग आपस में अब टूटना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जो विचार जो आया था, या 16th सेंचुरी से ही वह विचार आ गया था कि यूरोप को एक ऐसा राष्ट्र की तरफ उभारना है। जैसे ओटोमन साम्राज्य के लोग थे, उन लोगों ने बहुत सारा इसमें योगदान दिए, और भी जो कंट्रियां थी, छोटे छोटे जो जो किंग शासन करते थे, वो सारे इसमें बहुत योगदान दे रहे थे। ये कुछ समय पहले की बात है, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, हम ऐसा करें कि यूरोप की जो लैंग्वेज है, यूरोप की जो सिस्टम है, कल्चर है, सोसाइटी है, सब एक है। इसलिए ऐसा किया जाए कि यूरोप को एक राष्ट्र की ओर उभारा जाए, एक बड़ा विकराल रूप, एक बड़ा रूप दिया जाए, जिसको हम लोग नेशनलिज्म की भावना की तरफ से जोड़ना का स्टार्ट करने लगे, मतलब जोड़ने लगे उसको, और एक नया राष्ट्र बनाने की कोशिश किया जाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि अब 19th सेंचुरी जब आया, 19th सेंचुरी में तो ऑटोमन साम्राज्य जो केंद्र था, जो सेंटर था, आपको पिछला वीडियो में यह भी बताए थे कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन बना। तो क्यों बना, उसके पीछे भी कारण था। तो ऑटोमन साम्राज्य जो थे, तो ऑटोमन साम्राज्य यह चाहते थे कि हम अब 19th सेंचुरी में यूरोप को हम मॉडर्न बनावें। जी हाँ, एक ऐसा हम यूरोप बनाना चाहते हैं जिसमें साइंस का विकास हो, और भी डेवलपमेंट में अधिक से अधिक आगे बढ़ सके। ऐसा जो वहां के लोग थे, जो ऑटोमन साम्राज्य की जो राजा थे, या वहां के जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था, या वहां की रिपब्लिक का सिस्टम था, वो यही बात को लेकर के, यही थिंकिंग को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन बात क्या हुआ कि उतना बड़ा जो क्षेत्र होने के कारण अब जो छोटे छोटे स्टेट थे, अब छोटे छोटे स्टेट जो थे, तो वो सारे में क्या हुआ कि आपस में टूट फूट की भावना आने लगी। टूट फूट की भावना का मतलब क्या है कि ये सोचने लगे कि कोई ऐसा स्टेट है यहाँ पे। स्टेट का मतलब भी समझिए, स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई कंट्री का एक छोटा पार्ट। तो छोटा छोटा पार्ट होकर के देखे होंगे, जैसे मेरा एक देश है, तो इस कंट्री में भी देखे होंगे कि जो 28 स्टेट है, 28 स्टेट मिलकर के क्या बना है, एक कंट्री बना। लेकिन कंट्री का पार्ट पार्ट अलग करके एक स्टेट छोटा छोटा बनाया गया है। तो वैसा ही स्टेट वहां पर भी था यूरोप में। और वह जो स्टेट था, तो वो सारे के क्या हुआ कि अब उन लोगों में यह विभिन्नता या डिफरेंस आने लगा कि जो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिस पर गवर्नमेंट बहुत अधिक ध्यान दे रही है, और वह स्टेट बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, वो ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा विकास नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस पे यहाँ के जो शासन है, या यहाँ की शासन प्रणाली है, यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के सरकार हैं, वो इस पे जोर नहीं दे रहे हैं। अब इस प्रकार के विचार आने के कारण क्या हुआ, और कुछ विदेशी जो लोग थे, विदेशी फॉरेन के जो लोग थे, वो भी चाहते थे कि ये यूरोप जो है, सो इतना यदि ये अधिक डेवलपमेंट कर जाएगा तो और लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि नहीं, इसको ऐसा किया जाए कि तोड़ा जाए। अब वहीं पर एक विचार आ गया, इंपीरियलिज्म। जैसे आपने 9th में पढ़े होंगे सोशलिज्म। जी हाँ, सोशलिज्म जो समाज स्तर पर होता था ना। जी हाँ, तो उसी प्रकार से इसका अगर नाम चेंज करके इंपीरियलिज्म कर दिया गया। जी हाँ, थोड़ा सा यदि आप सोशलिज्म को यदि बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, तो आप इंपीरियलिज्म को भी समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इंपीरियलिज्म कहने का मतलब है कि नेशनलिज्म के इंटरनल पार्ट एक इंपीरियलिज्म है। नेशनलिज्म का इंटरनल पार्ट इंपीरियलिज्म है, और इंपीरियलिज्म का यदि हम बिग पार्ट देखा जाए, बड़े रूप में देखा जाए, तो ये हो जाएगा आपका नेशनलिज्म। जी हाँ, लेकिन इंपीरियलिज्म की यदि इसका बोला जाए कि दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो आपका सोशलिज्म ही है, एक साम्राज्यवाद है। जी हाँ, जिसमें क्या होता है कि हर क्षेत्र के, हर एरिया के जो लोग होते हैं, वो आपस में अब क्या करने लगे कि अपनी विचार चलाने लगे, और ये सोचने लगे कि हम अपनी स्टेट का विकास कैसे करें, और हमको एक गवर्नमेंट पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि लगभग ये समय था 1871। तो 1871 के बीच क्या हुआ कि अब वहां पे जो इंपीरियलिज्म था, इंपीरियलिज्म की भावना बढ़ने लगी, और जो राष्ट्रवादी, जो नेशनलिज्म की भावना था, वो खतरे में आने लगे। मतलब अब उनको जो है सो लोग पीछे छोड़ने लगे।
अब इस तरह से क्या हुआ कि जो बाल्कन क्षेत्र था, जी हाँ, बाल्कन क्षेत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था यूरोप का, तो वो जो क्षेत्र थे उसमें अब जातिगत की भावना आने लगी। जी हाँ, अब यदि कास्ट लेवल पर भी लड़ाई होने लगा, अब कोई थिंकिंग के आधार पर भी होने लगा, ज्योग्राफिकल आधार पर भी होने लगा। ज्योग्राफिकल का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, या नहीं समझते तो समझे। ज्योग्राफिकल का मतलब होता है कि जो कुछ एरिया है, कोई एरिया में कोई दूसरा किंग शासन कर रहा है, दूसरा एरिया है थोड़ा सा, तो उस छोटा सा एरिया में कोई दूसरा किंग शासन कर रहा है। अब क्या हुआ कि दोनों का, इस एरिया के लोग है, यहाँ के लोगों में अलग विचार है और वहां के एरिया में कोई अलग विचार है। अब ये क्या करने लगे कि आपस में फिर लड़ने लगे, और इस तरह से जो एक बड़ा रूप था नेशनलिज्म का यूरोप में, वो नेशनलिज्म खतरे में आने लगा। और इसमें क्या हुआ कि अब जो विदेशी शासन था या वहां के ही लोग थे, तो उन लोग क्या करने लगे, इसको तोड़ फोड़ करने लगे। वो चाहते थे कि नहीं, कि अब हम लोग स्वतंत्र रूपे हम रहे। जी हाँ, हम किसी के शासन में नहीं रहेंगे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे और अपनी समाज का विकास हम खुद करेंगे। जी हाँ, अब इसमें शामिल कौन होने लगे, बहुत सारे देश, जैसे रोमानिया, यूनान, बुल्गारिया, सर्बिया, ये सारे जो कंट्री थे, ये सारे अब क्या करने, उसमें दखल अंदाजी करने लगे और नेशनलिज्म को खतरे में डालने लगे। अब इस क्षेत्र के जो निवासी थे, वो अपने आप को तो आमतौर पे कहते थे स्लाव। जी हाँ, क्या कहते थे, स्लाव कहते थे अपने आप को। अब जो बाल्कन क्षेत्र था, जी हाँ, तो बाल्कन क्षेत्र का जो प्रमुख क्षेत्र था वो ऑटोमन साम्राज्य के पास था। और अब जो बाल्कन क्षेत्र के जो रोमानी जो थे, रोमानिया जो भी बोले, तो रोमानिया जो लोग थे, तो वो राष्ट्रवादी विचार को वो ऑटोमन साम्राज्य से क्या चाहते थे, अलग करने के लिए। ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जो रोमानिया के लोग थे वो चाहते थे कि ओटोमन साम्राज्य की जो नेशनलिज्म की भावना जो पनपा है, उसको हम क्या करें, विघटन कर दे, उसको रिवोल्यूशन कर दे, उसको तोड़ दें, और हम क्या करें कि हम अपनी अब थिंकिंग को आगे बढ़ाएंगे और इंपीरियलिज्म को आगे बढ़ाएंगे, और हम और हम क्यों ना एक आगे जाकर के हम ही एक नेशनलिज्म की भावना को लावें और हम इस पे शासन करने लगे। और इस तरह से क्या हुआ कि अब ओटोमन साम्राज्य और रोमानिया के लोग थे, तो दोनों में अब तनाव बढ़ने लगा, और तनाव जो बढ़ने लगा तो लड़ाई बढ़ने लगी, और लड़ाई बढ़ने से स्थिति क्या हुआ, और भी बदतर हो गई और भी खराब हो गई। अब 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी वही चल ही रहा है। इसमें ओटोमन साम्राज्य क्या हुआ कि अपने आप को डेवलपमेंट की राह देखना चाहते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ओटोमन साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि रोमानिया के लोगों ने इसमें, और भी जो सर्बिया लोग था, बुल्गारिया थे, ये सारे उसमें उन प्रयास करने लगे कि हम नेशनलिज्म की भावना को तोड़ करके इंपीरियलिज्म लावें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, हम किसको माने, नेशनलिज्म को ही माने, लेकिन इस भावना को चलने लोग नहीं दिए। अब इस तरह से क्या हुआ कि बाल्कन के जो लोग थे, बाल्कन क्षेत्र के जो लोग थे, वो अपने क्या कहने लगे कि अब राजनीतिक में, जो पॉलिटिकल में जो है, हम लोगों का हिस्सेदारी होना चाहिए। जी हाँ, अब कोई पहले किंग का शासन चलता था, कोई कोई सरकार का, कोई गवर्नमेंट का शासन चलता था, लेकिन अब वहां के जो पीपल है, वो पीपल मांग करने लगे कि नहीं, राजनीति में हमारा भी अधिकार होना चाहिए और हम एक स्वतंत्र रूप में रहेंगे। और यह भी कहने लगे कि जो ये क्षेत्र है, कोई एरिया, जैसे छोटे छोटे जो, मान लीजिए मेरा झारखंड है या कोई मुंबई है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपना स्टेट लेवल पर इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करने लगे कि गवर्नमेंट के पास नया नया तर्क रखने लगे, नया नया हिस्ट्री का बुक से बताने लगे, नया नया, मान लीजिए उसको रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। अब किया जाने लगा तो गवर्नमेंट के पास तरह तरह की बात को रखा जाने लगा, तो गवर्नमेंट को भी यह समझ में बाद में आने लगा कि यह जो कंट्री है वो पहले अनेकों भागों में टूटा हुआ था और स्वतंत्र था। और इस तरह से क्या हुआ कि उनकी शक्तियों को लोग दबाने लगे। और विदेशी शासन यह चाहते थे कि हम क्यों नहीं इसी के सहारे यहाँ के लोगों को तोड़ करके, हम यदि इस नेशनलिज्म की भावना जो ओटोमन साम्राज्य की चल रहा है, उसको हम यदि खराब कर दे, उसको हम नाश कर दे, उसको विघटन कर दे, रिवोल्यूशन कर दे, तो हम फिर शासन कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि इस तरह से अब जो बाल्कन क्षेत्र था, बाल्कन क्षेत्र में तो टकराव बढ़ गया, क्योंकि अब लोगों की विचार बदल गई, कुछ लोगों के विचार कुछ थे, कुछ लोगों के विचार कुछ थे। वहां पे ये भी समझ लो, कुछ लोग ऐसे जो थे जो नेशनलिज्म ही चाहते थे, जबकि कुछ लोग इंपीरियलिज्म चाहने लगे।
अब इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म दोनों में लड़ाई होने लगा। और इस तरह से क्या हुआ, अब देखिए एक ये भी बात था कि जो ऐसा बोलने लगे कि जो गरीब लोग थे या छोटे मोटे स्टेट वाले थे, वो क्या कहने लगे कि नहीं, हमारी जो जमीन है या हमारी जो जमीन की जो यहाँ के सिस्टम है या यहाँ का जो भी भू संपदा है, जो नेचुरल चीजें हैं, उस चीज को क्या कर रहा है कि कोई दूसरा स्टेट वाला लूट रहा है। गवर्नमेंट इस तरह से हमारी चीज को लूट करके एक दूसरा स्टेट में बांट दे रहा है और हम इसमें हानि में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। इसलिए वो रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने लगे। अब इस तरह से क्या हुआ कि लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही थी और जो विदेशी शासक थे, अब विदेशी शासक का आगमन हुआ। जैसे देखिए रूस, अभी अभी आपको मॉडर्न में ये सारे कंट्रियां बहुत पावरफुल नजर आते हैं, सुपर पावर कहलाते हैं। जैसे अमेरिका हो गए थे सारे, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड जो थे, ऑस्ट्रेलिया थे, हंगरी थे, ये सारे जो ताकत अपने लगाने लगे और हमला बोलने लगे। किस पे बोलने लगे? ओटोमन साम्राज्य पे। और ओटोमन साम्राज्य पे बोलने लगे। सो एक बात और समझिए कि ये जो क्रांति जो स्टार्ट हुआ, ये रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, सो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इंपीरियलिज्म पे जोर पड़ा, यह हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 टू 1918। जी हाँ, तो यहां तक हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। और इससे क्या हुआ कि अब जो है सो जो पड़ोसी राज्य था उसमें सारे या जो छोटे छोटे जो स्टेट था, वो छोटे छोटे स्टेट में जाकर के फिर क्या हुआ कि इंपीरियलिज्म की प्लेसमेंट हो गया। मतलब सब जगह पे, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा सार समझिए इस वीडियो का या पिछला वीडियो का, कि पहले जो है छोटे छोटे स्टेट मिलकर के एक बड़ा कंट्री का रूप लिया, लेकिन बड़ा कंट्री का रूप लिया है। अब क्या हुआ कि नेशनलिज्म को तोड़ करके इंपीरियलिज्म लाया। पहले इंपीरियलिज्म था, जी हाँ, पहले इंपीरियलिज्म था, तो नए नए तर्क देकर के नेशनलिज्म लाया, लेकिन अब नेशनलिज्म को तोड़ करके इंपीरियलिज्म लाया। जी हाँ, अब इतनी क्रांतियां, इतनी रिवोल्यूशन होने के बाद अब क्या हुआ कि यूरोप में इंपीरियलिज्म आ गया और सब लोग एक स्वतंत्र रूप से रहने लगे और स्वतंत्र रूप से अपने अपने लोगों को अपना गद्दी पे बैठाते थे, उनको शासन करने के लिए कहते थे और सब लोग एक स्वतंत्र रूप से रहने लगे। तो थैंक यू, आज हम इस वीडियो में इतने बताएं। कैसा लगा एक बार हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।